हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो हम इसे बहुत ही क्विकली एज वेल एज जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को ही यहाँ पे डील करेंगे। बेसिकली अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करूँ तो देखो, इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को। यू कैन अंडरस्टैंड टेक्सोनॉमी अपने आप में ही एक बहुत डेफिनेटली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंप्राइज करा है, तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो हम यहाँ पे डेफिनेटली इतने कम ड्यूरेशन में पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ सकते, तो जितना इम्पोर्टेंट डेटा हमें पता होना चाहिए हम उसे कवर करेंगे। प्लस एक इम्पॉर्टेंट बात आपको जो यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि डाइवर्सिटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। डेफिनेटली डाइवर्सिटी इज ऑल अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूँ तो n नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे, जिनके बारे में बहुतों के बारे में तो हम जानते भी नहीं है। जितना तुम एग्जाम्पल्स देख सको उसमें देखना। डेफिनेटली हम कुछ ही एग्जाम्पल्स को यहाँ पे देख पाएंगे, एंड क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर ओलंपियाड में एग्जामिनेशन में कोई प्रिस्क्राइब नहीं है कि हमेशा इसी पर्टिकुलर बुक से ही या बुक के दायरे में ही आंसर्स या एग्जाम्पल्स आते हैं, उससे बाहर भी चले जाते हैं। डेफिनेटली आप जितना देख सकें आप देखेंगे, एंड इसके अंदर एनसीईआरटी कन्फाइंड नहीं रहेगा ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए। बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं वो एनसीईआरटी तक ही कन्फाइंड रहते हैं। तो ये दो बातें आपको समझनी पड़ेंगी कि इस चैप्टर में जो मेरा एनालिसिस है वो यही कहता है कि जो मेन थ्योरी कंटेंट है वो तो हमारे एनसीईआरटी तक का कंटेंट इनफ रहता है। बट अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो एग्जाम्पल्स हमें थोड़ा सा ना ब्रॉडली आपको देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहले कुछ बेसिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी टॉपिक को। पहली बात तो जब हम डाइवर्सिटी की एक प्रॉपर स्टडी करते हैं, या अपन कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी की जब कोई प्रॉपरली स्टडी कर रहा है उसी को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। So taxonomy is basically branch of science or you can say branch of biology, जहाँ पे हम living organisms के बारे में पढ़ते हैं। तुम्हें पता है, देखो जैसे बायो में तुम living organisms के बारे में पढ़ रहे हो, बेसिकली सबसे important टॉपिक क्या हो गया फिर तो टेक्सोनॉमी हो गया। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यू स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी देखो, इससे पिछला चैप्टर जो तुम पढ़कर आए हो वो है एवोल्यूशन, यानी कि एवोल्यूशन एंड टेक्सोनॉमी अपने आप में ही बहुत रिलेटेड चैप्टर्स हैं। मतलब टेक्सोनॉमी एंड एवोल्यूशन अगर तुम दोनों के कॉन्सेप्ट्स मिला के एक साथ पढ़ो तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, अगर तुम इन दोनों की नॉलेज एक साथ प्रॉपरली कंबाइन कर सको। ठीक है, फिर एवोल्यूशन के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि लाइफ जब स्टार्ट हुई थी तो हमने दोनों डिस्कस किया था। हमने अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में एवोल्यूशन देखा था, हमने केमिकल एवोल्यूशन भी देखा था। केमिकल एवोल्यूशन का मतलब समझ लो ना, जब अर्थ केमिकली एवोल्यूट कर रही थी, यानी कि अर्थ पे ऐसी सिचुएशंस बन रही थी जिसके कारण लाइफ अराइज हो सके। दूसरी तरफ हमने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन भी देखा। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का मतलब समझ रहे हो, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने किस तरीके से अराइज किया, हमने ये भी पढ़ा। ठीक है, तो अगर मैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को देखूं तो क्या मैं उसको टेक्सोनॉमी से जोड़ सकती हूँ? बिल्कुल जोड़ सकती हूँ, क्योंकि बायोलॉजिकल में आएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। तो पहली बात समझ आ गई कि भाई एवोल्यूशन एंड टेक्सोनॉमी बहुत ही, यूँ कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट टॉपिक बोला था कि जब हमारी अर्थ के बारे में हम बेसिक से शुरू करते हैं, अर्थ में बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, तो हम मानते हैं लाइफ अराइज हुई थी बैक्टीरिया से। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, लास्ट एवोल्यूशन क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि लाइफ जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में आई थी दैट वाज बैक्टीरिया। तो तुम समझ सकते हो लाइफ हमेशा जो स्टार्ट हुई वो हमेशा सिंपल फॉर्म से स्टार्ट होती है जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है। ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके अंदर क्या डेवलप होती है, कॉम्प्लेक्सिटी, और फाइनली हमें क्या मिलती है, चीजें कॉम्प्लेक्स। तो हमने ये भी पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स वर्जन आ चुका है तो क्या मतलब एवोल्यूशन खत्म हो गया, हमने पढ़ा था नहीं, एवोल्यूशन अभी भी चल रहा है और आने वाले टाइम में बहुत कुछ हो सकता है। देखो, दो सिचुएशंस हैं आने वाले टाइम में अर्थ के लिए, हमारे साइंटिस्ट दो सिचुएशंस मानते हैं। देखो, एवोल्यूशन तो चलता रहेगा, जब तक अर्थ रहेगी एवोल्यूशन तो चलता रहेगा, बट क्योंकि इतने सारे गंदे गंदे नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आ चुके हैं, अर्थ पे इतना पोल्यूशन बढ़ चुका है, अर्थ पे नेगेटिव सिचुएशंस आ चुके हैं, तो साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि अगर ऐसा ही चला तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि अर्थ पे से लाइफ वापस पूरी खत्म हो सकती है।
तो दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं. सो लेट्स सी, जस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है आगे. ठीक है, सो मैं आऊँ टेक्सोनॉमी पे, लिंक करते हैं. टेक्सोनॉमी के अंदर बेसिकली कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ टेक्सोनॉमी के बारे में, किसने सोचा. देखो, तुम इमेजिन करो वो टाइम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बहुत कम नॉलेज थी. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लोगों को ब्रॉडली बस इतने ही पता रहते थे. प्लांट पता रहते थे, एनिमल्स पता रहते थे, बस कुछ बेसिक नॉलेज थी. ठीक है, फिर धीरे धीरे जब हमें नॉलेज बढ़ना स्टार्ट हुई एनिमल्स की, प्लांट्स की, तो ऐसा लगा कि यार हमें इनको भी कुछ सिस्टमैटिक वे में पढ़ना चाहिए. ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि मैं एक प्लांट को पढूं, फिर मैं दूसरे प्लांट को पढूं, फिर मैं तीसरे प्लांट को पढूं. तो लोगों की इच्छा हुई कि यार इसको सिस्टमैटिक किया जाए, क्यों ना इस पढ़ाई को भी थोड़ा सिस्टमैटिक किया जाए. तो वहां पे डेवलप हुई हमारी ब्रांच टेक्सोनॉमी. ठीक है, जिसके अंदर हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमैटिक वे में पढ़ते हैं. तो क्या टेक्सोनॉमी डे वन से ही इतनी सिस्टमैटिक थी? ऐसा पॉसिबल नहीं है. मैंने आपको बोला जब भी कोई चीज शुरू होती है वो हमेशा सिंपल फॉर्म से शुरू होती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसमें कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होती है. तो टेक्सोनॉमी भी बिल्कुल सिंपल फॉर्म में शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत की थी लीनियस ने. दिस वॉज ऑल यू कैन से वो जमाने की बात थी जब लीनियस ने सोचा था कि मुझे टेक्सोनॉमी में थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में पढ़ने का कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे लोगों को इजीली समझ आए. तो उन्होंने ब्रॉडली क्या किया, प्लांट्स एनिमल्स को जमाना शुरू किया और उन्होंने बोला कि भाई मैं इसको एक प्लांट किंगडम में जमा देता हूँ, एक एनिमल किंगडम में जमा देता हूँ. तो यहाँ तो किंगडम्स की शुरुआत होगी. बट किंगडम पढ़ाने से पहले मुझे तुम्हें थोड़ा बेसिक बताना पड़ेगा कि भाई क्या है इसके अंदर, कैसे पढ़ना है. तो कुछ पहले बेसिक, उसके बाद हम किंगडम्स पढ़ेंगे. देखो, दिक्कत सबसे बड़ी क्या थी. शुरुआत जब टेक्सोनॉमी की हुई तो सबसे बड़ी दिक्कत थी, जैसे कि ये एक चिड़िया है, सपोज करो ये कोई सी भी चिड़िया, कुछ भी मान लो. अब दिक्कत ये होती थी कि इंग्लैंड वाला इसी चिड़िया को कुछ और बोलता था. ठीक है, फिर इंडिया वाला इसी चिड़िया को कुछ और बोलता था. तुमको पता है हमारे इंडिया में तो और भी ज्यादा नेटिव लैंग्वेजेस चलती, तो तुमको पता है ऐसा कई बार होता है ना, अपन बोलते हैं अरे यार हमारे यहाँ तो इस चीज को ये बोलते हैं, अच्छा तुम्हारे यहाँ ये बोलते हैं, ऐसा चलता है ना. तो हमने क्या कर रखा है, एक ही चीज के 10-20 नाम रख रखे हैं और हम उन्हें बोल बोल के कंफ्यूज होते रहते हैं. ठीक, सिमिलरली कहीं और अमेरिका वाला इसको कुछ और बोल रहा होगा. तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि लोग बात तो एक ही चीज के बारे में करते थे बट अलग अलग नाम ले लेके बातें करते थे, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता था. लोगों को लगता था अच्छा इतनी डाइवर्सिटी है, ओहो अच्छा इतनी ऑर्गेनिजम्स है, ऐसी दिक्कतें आती थी. तो लोगों को लगने लगा कि हम पहले नामकरण का सिस्टम डालते हैं. नामकरण का सिस्टम का मतलब है कि हम कुछ ऐसा नाम देना शुरू करें कि अमेरिका वाले बंदे को भी उसी नाम से वो जाने उस चीज को, इंग्लैंड वाला बंदा भी उसी नाम से उसको बुलाए और इंडिया वाला एज वेल एज ग्लोब के हर साइड का बंदा अगर इस चिड़िया की बात कर रहा है तो वो उसके ही एक ही नाम से उसको बुलाए. तो यहाँ पे थोड़ा सा डेवलप होने लगा नेमिंग सिस्टम. ठीक है, अब नेमिंग सिस्टम की क्या स्टेप होंगी वो इम्पोर्टेंट है. तो देखो, सबसे पहले किसी भी चीज की नेमिंग करने से पहले जरूरी है, जो टेक्सोनॉमी में स्टेप्स आते हैं उनमें से पहली स्टेप होती है आइडेंटिफिकेशन. पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगी, भाई अगर मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ तो पहले मैं कुछ ढूंढूंगी तो सही कि पहले से नामकरण करना शुरू कर दूंगी. पहले मैं जाऊंगी, नए नए डेफिनेटली मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, नई नई चीजें मैं देखूंगी. इनफैक्ट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस कि आज भी ऐसा टाइम है, हम खुद को बहुत हाईटेक मानते हैं बट हमें अभी भी नहीं पता कि ऐसी कितनी सारी स्पीशीज है जिनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते. ठीक है, हमें नहीं पता वो कहाँ रहते हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं. ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे उनमें से मर भी चुके हों, ऐसा हो सकता है कि उनमें बहुत सारे कुछ फीचर भी डेवलप हो चुके हों, उन्होंने हमें नहीं पता. तो हम अभी तक टिल नाउ भी एक्सप्लोर कर रहे हैं लाइफ को. इन शॉर्ट हम जानते नहीं है कि कितने और लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सप्लोर होने बाकी हैं. अब क्या पता इस बीच के दौरान में ना जाने कितने सारे मर जाएं. तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट कि पानी की भी कंप्लीट लाइफ को हम अभी तक नहीं जानते. पानी में भी ऐसे बहुत सारे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में हमें एक्सप्लोर करना अभी बाकी है. तो अगर तुम भी कभी एक्सप्लोर करने जाओ तो तुम्हें क्या क्या स्टेप्स करनी है. पहले तो तुम्हें आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, तुम्हें किसी चीज को ढूंढना पड़ेगा, पहले ढूंढो तो सही. उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका नामकरण यानी कि नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नामकरण. नामकरण जैसे नहीं घर में छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों का भी नाम रखा जाता है, प्रॉपर फंक्शन करके उनका नाम रखते हैं. सो नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी जो चीज आपने ढूंढी है उसका प्रॉपर नाम रखना.
अब नाम का एक सिस्टमैटिक वे होता है नाम रखा, ऐसा कुछ नहीं अपन कुछ भी मन से नाम रख दें, नाम को भी एक प्रॉपर वे में रखना पड़ेगा। तो उस नेमिंग को हम बोलते हैं बाइनोमियल क्लासिफ, या अपन कह सकते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। वी कॉल इट एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या हुई, नामकरण करना। तीसरी स्टेप क्या हुई, आप इसको क्लासिफाई करोगे। इसका तीसरा स्टेप क्या होगा, आप इस चीज को क्लासिफाई करोगे। कैसे, देखो पहले मैंने सपोज करो ये कुछ है, ये कुछ है, मुझे नहीं पता ये क्या है, तो पहले तो मैंने इसको क्या किया, आइडेंटिफाई किया। फिर क्योंकि भाई मैंने ढूंढा है तो मैं ही पूरी हकदार हूँ इसका नाम रखने का, तो पहला स्टेप ढूंढना, दूसरा नाम रखा। अब जब नाम रखेंगे तो भाई इसके फीचर को भी पढ़ूंगी मैं, पता चल जाएगा कि इसके ये फीचर इस पर्टिकुलर ग्रुप से या इस पर्टिकुलर ऑलरेडी बनाए हुए क्लास से थोड़े से मैच कर रहे हैं। फिर मैं प्रॉपर स्टडी कर कर उसको फाइनली उसको क्या कर दूंगी, एक पर्टिकुलर जगह पे क्लासिफाई कर दूंगी। जैसे कि एग्जाम्पल, मैंने जो डायग्राम बनाया तुम लोग को भी पता है कि ये बैक्टीरिया है। सपोज करो, इमेजिन करो ये कोई नया बैक्टीरिया और मैंने इसको ढूंढा, तो मैंने ढूंढा फिर इसका मैंने नाम रख दिया, कुछ भी मैंने अपना अकॉर्डिंग नाम रख दिया, अकॉर्डिंग टू एक प्रॉपर बाइनोमियल क्लासिफिकेशन मैंने इसका नाम रख दिया। अब मुझे दिख रहा है कि इसके फीचर किससे मैच कर रहे हैं, तो मैंने इसको उठा के रख दिया किंगडम मोनेरा में। समझ गए पहली स्टेप क्या करनी होती है। टेक्सोनॉमी की 3 स्टेप समझ गए हम, हमें कैसे किस तरीके से क्लासिफाई करना होता है, एज वेल एज किस तरीके से क्लासिफाई हो चुके हैं ऑर्गेनिजम्स। अब आओ नामकरण कैसे करना है। क्या मेरी मर्जी, देखो तुम लोग को भी ऐसा फील होता होगा, पर्सनली मुझे तो ऐसा फील होता भी है कि बहुत सारी बार जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम पढ़ते हैं ना, जैसे लगता है पता नहीं कितने ज्यादा टफ नाम रख दिए, इतने टफ नाम रखने की क्या जरूरत थी। मुझे लगता है पर्सनली कि नाम बहुत ज्यादा टफ रख दिए हैं। सिंपल नाम भी रख सकते थे, चिंटू मिंटू टाइप नाम भी रख सकते थे, तो फिर क्यों हमने इतना हार्ड क्लासिफिकेशन नाम सोचा, कुछ होगा रीजन। अब ध्यान से सुनो, नेमिंग करने का तरीका हमेशा क्या होता है, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है दो, नॉमियल का मतलब होता है नेम, और नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है एक तरीका जिससे आप नेम रख लो। यानी कि आप जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ढूंढ के लाए हैं उसको आप बेसिकली 2 नाम देंगे। यू आर गोइंग टू गिव इट 2 नेम्स। जैसे अपन अपनी बात करते हैं, हमारा नाम हमेशा क्या होता है, जैसे कि मेरा नाम है, माई नेम इज ईशानी राठौर, फिक्स है, ऐसा तो नहीं अब मेरी मर्जी पड़ेगी मैं कुछ भी कर लूंगी, मेरा नाम फिक्स हो गया। ठीक है, तो जितने भी नॉर्मली अगर अपन बीच में सिंह कुमार ना लगाएं, उनको 2 मिनट को इग्नोर कर दो, आपका भी यही है, पहला नाम पीछे सरनेम, ऐसे चलता है अपना। अपन लोगों के नेमिंग में क्या होता है, हमारा आगे नाम होता है और पीछे की साइड हमारा सरनेम होता है। ये चलता है हमारा एक नॉर्मल नॉमेनक्लेचर, ह्यूमंस का नॉमेनक्लेचर। बट अगर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नॉमेनक्लेचर में देखूं तो ऐसा नहीं होता, वहां उल्टा होता है। ध्यान से सुनना, वहां पे उल्टा होता है, वहां पे पहले सरनेम लिखा जाता है एंड देन नेम लिखा जाता है, ऐसा होता है। अगर तुमने कोई अच्छे लेवल के फॉर्म भरे हो तो फॉर्म में, अच्छे लेवल के फॉर्म में पहले तुमसे सरनेम भरवाया जाता है फिर नाम लगवाया जाता है। तो देखो सिमिलरली एक्चुअली में नॉमेनक्लेचर में पहले सरनेम आता है फिर नेम आता है, तो फिर कैसे क्लासिफिकेशन करना है, उसके लिए तुम्हें कुछ चीज समझनी पड़ेगी, तब तुम्हें समझ आएगा सरनेम क्या है एंड देन नेम क्या है। तो चलो पहले अपन उसको देखते हैं, पहले ये समझेंगे फिर हमें पीछे वाला समझ आएगा। दिस इज हायरार्की। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो हायरार्की बना रखी है ये बेसिकली क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब ढूंढा और खूब सारी चीजें पढ़ाई हुई, खूब सारे फीचर ढूंढे गए, तो पता चला कि यार कुछ कुछ सिमिलैरिटी भी दिखती हैं, कुछ कुछ अलग भी दिखते हैं। कैसे जमाना शुरू करें, मतलब रियलिटी में तुम तो इसको पढ़ रहे हो, अपन लोग तो सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं। सोचो जिन लोगों ने बनाना शुरू किया होगा उनको कितनी ज्यादा दिक्कतें आई होंगी इस पूरे एंटायर सिस्टम को बनाने में। सो वी शुड एंजॉय दिस सिस्टम एंड एज वेल एज वी शुड रिस्पेक्ट कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इसको प्रॉपर्ली क्लासिफाई किया है। देखो याद करने का तरीका क्या है, हमें किंगडम से स्टार्ट करना है, स्पीशीज पे एंड करना है। तो याद हम कैसे करेंगे, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक, ये तरीका है। देखो क्या है ये इस तरीके से मैंने याद कर रखा है। इस लाइन का मतलब ये है कि आप अपनी जो पॉट्स हैं, वॉशरूम पॉट्स है ना, उनको साफ रखो वरना फैमिली बीमार पड़ जाएगी। हार्पिक का ऐड का है, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो। अब इसके अंदर
कीप से आएगा के से किंगडम, फिर पॉट के पी से आएगा फाइलम, फिर क्लीन के सी से आएगा क्लास, फिर और के ओ से आएगा ऑर्डर, फैमिली से फैमिली ही आ रहा है, गेट्स के जी से आएगा जीनस एंड सिक के एस से आएगा स्पीशीज। क्या ये याद रहेगा सीक्वेंस में? याद ऐसे ही रखना है आपको, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में चीजें याद रखनी है एज इट इज, ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट लेवल का समझते हो, यानी कि टॉप पे जब तुम डिवाइड करना शुरू करोगे तो हमेशा किंगडम से स्टार्ट करोगे, और जो बिल्कुल लोएस्ट लेवल आएगा दैट विल बी स्पीशीज। सो दिस इज द लोएस्ट लेवल, ठीक है। अब आती है बात कि इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है, तो पहले हम मतलब समझते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पीशीज से, क्योंकि ये लोएस्ट है तो इजीली समझ आ जाएगा। देखो, मैं एक ह्यूमन हूं, आप एक ह्यूमन हो, अमेरिका में रहने वाले बंदे जितने भी लोग हैं वो सारे ह्यूमंस हैं, फिर जापान के लोग भी ह्यूमंस हैं, हम सिर्फ ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे अंदर क्या एबिलिटी है, हम ह्यूमन से शादियां करते हैं, है ना, ऐसे ही फिक्स है कि हम ह्यूमन से शादी करेंगे, हम ह्यूमंस के साथ ही रिप्रोड्यूस करेंगे, तो हमारे बेबीज भी ह्यूमंस ही होंगे। एंड देन फर्दर वो जो ह्यूमन बनेगा, जो बच्चा होगा, वो भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होगा। ये जो मैंने बात बोली सारी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने पहली बात कि हम सारे एक जैसे, ये लो, हम सारे एक जैसे, ये लो, चाहे जापान का बंदा हो, चाहे अमेरिका का बंदा हो, चाहे चाइना का, चाहे इंडिया का, कोई भी, हमें तो इंसान ही असली में सारे, ठीक है। दूसरी बात, हम एक दूसरे से ही इंटरब्रीड करते हैं, ठीक है, हम एक दूसरे के साथ ही इंटरब्रीड करते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग, हमारे जो बेबीज होते हैं, डेफिनेटली सबके फिर बच्चे होंगे, बेबीज जो होते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल का मतलब है दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस बेबी। अगर इस डेफिनेशन को फुलफिल कर पा रहे हैं ये सारे ऑर्गेनिज्म, तो वो एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। एक बार वापस से, डॉग एक स्पीशीज है, ठीक है। डॉग के अंदर तुम सारे वेराइटी ले आओ, देखो स्पीशीज में और वेराइटी में कंफ्यूज नहीं होना है। वेराइटी स्पीशीज के अंदर हो सकती है, ध्यान से सुनेंगे। डॉग जो है, डॉग में अनेकों प्रकार की वेराइटियां मिल जाती हैं तुमको, अलग अलग टाइप के डॉग्स मिलते हैं, बट वो उनकी वेराइटी है, स्पीशीज डॉग्स ही है। दे आर गोइंग टू इंटरब्रीड, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इंपॉर्टेंट टर्म जो यहाँ पर है कि जो बेबीज होंगे वो फर्टाइल होने चाहिए। अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम फुलफिल कर पा रहे हैं तो हम एक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, समझ आया। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे ह्यूमन स्पीशीज है, डॉग स्पीशीज है, कैट स्पीशीज है, वुल्फ है, फॉक्स है, लायन है, टाइगर है। प्लांट्स में भी स्पीशीज है, मैंगो का पेड़ हम बोलते हैं, सारे आम के पेड़ हैं, ये सारे नीम के पेड़ हैं, ये सारे अमरूद के पेड़ हैं, ऐसे बोलते हैं ना। सो वो सब एक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। क्लियर है? स्पीशीज वर्ड का मतलब समझ आया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम टर्म पे आते हैं जीनस, ठीक है। जीनस का मतलब क्या होता है, आसपास की स्पीशीज, जैसे ये स्पीशीज है ना, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स है इधर, ठीक है, इधर एक और स्पीशीज है, ऐसे लाइक दिस, ठीक है। इनमें कुछ कुछ कैरेक्टर तो सिमिलर होंगे ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं टाइगर में, एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, ये टाइगर की पॉपुलेशन है, और ये मैं ले लेती हूँ लायन की पॉपुलेशन है, और इधर की साइड एक और ये लेपर्ड की पॉपुलेशन है। बहुत सारे लोग तो हिंदी में लायन, टाइगर, लेपर्ड जो भी हो सबको शेर बोल के फ्री हो जाते हैं, सबको शेर बोल देते हैं, कुछ भी हो सबके लिए ये शेर बन जाता है, ठीक है। तो जब तुम नाम हिंदी में इन सबके शेर ही रख रहे हो तो भाई मतलब तुम्हें कुछ तो सिमिलैरिटी दिख रही है ना। जीनस का मतलब यही होता है ये अपने आप में एक इंडिविजुअल स्पीशीज, लेपर्ड की एक स्पीशीज है, लायन की एक स्पीशीज है, टाइगर की एक स्पीशीज है, बट ये एक दूसरे से काफी कुछ चीजें सेम शेयर कर रहे हैं या रिजेंबल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो हमने इन सब को उठा के एक जीनस में डाल दिया। क्या बनी इसकी डेफिनेशन? बनी डेफिनेशन ये कि अलग अलग स्पीशीज वाले जिनमें कॉमन कैरेक्टर हैं उनको हम एक जीनस में उठा के डाल देते हैं। बात समझ आ गई? ये एग्जाम्पल भी क्लियर है। अब इसी के साथ क्योंकि दो इंपॉर्टेंट टर्म समझ आ चुकी हैं, अब हम समझ सकते हैं इससे पहले बाइनोमियल क्लासिफिकेशन। देखो, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जब भी नामकरण होता है, मैंने बोला सरनेम आगे आता है
नेम पीछे जाता है। अगर मैं इसी चीज को अब तुम्हें जीनस एंड स्पीशीज में समझाऊं तो एक है आगे वाला जो नाम होता है इट इज कॉल्ड एज जेनेरिक नेम। आगे वाले को हम क्या बोलते हैं? जेनेरिक नेम, जिसमें हम जीनस का नाम देते हैं, ठीक है। और पीछे वाला है स्पेसिफिक नेम। पीछे वाला क्या नाम है? स्पेसिफिक नेम। इसके अंदर हम देते हैं बेसिकली स्पीशीज का पर्टिकुलर नाम, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने दिया शेर चीता इनका एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो पैंथेरा, पैंथेरा तो इनका जीनस है, ठीक है। पीछे मैंने नाम लगा दिया लियो, मतलब मैं टाइगर की बात कर रही हूं। यानी कि मतलब क्या हुआ, स्पीशीज में नाम हमने क्या दिया है? लियो, और जीनस में नाम हमने क्या दिया है? पैंथेरा। अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा, पैंथेरा जीनस है, ठीक है। तो ये शेर मतलब टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, इन सब का एक ही जीनस है, दैट इज पैंथेरा, ठीक है। बट सबका पीछे पीछे वाला नाम, स्पीशीज नाम अलग होगा। इसका टाइग्रेस होगा, इसका लियो होगा, इसका पार्डस होगा, सबका अलग अलग है। स्पेसिफिक नेम या स्पीशीज का नाम अलग है और जीनस का नाम सेम है। तो ये अब नाम तुम्हें समझ आ गया। अब आओ हमारा क्या है? होमो सेपियंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? स्पीशीज का नाम है। जितने भी सारे इंसान होंगे, कहीं कोई सी भी देश के इंसान जो ह्यूमन है वो सारे यही नाम से जाने जाएंगे। दिस इज द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर फॉर ह्यूमंस। और होमो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जेनेरिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। आओ एक आधी और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का ही दिया हुआ एक टेबल है, देखो कॉमन नाम देखो और बायनोमियल नाम देखो। ह्यूमन होमो सेपियंस हमको पता है। हाउस फ्लाई अपने आसपास जोड़ती रहती गंदी मक्खियां, उनका है मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। फिर आगे देखो मैंगो का है मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा क्या है? ये है जीनस और ये है स्पीशीज। समझ आ गई? ये बात समझ आया हमें कि किस तरीके से हम पर्टिकुलरली जीनस का नाम रखते हैं और स्पीशीज का नाम रखते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो ये टॉपिक हमारा हो चुका। अब आओ आगे। देखो ये दो चीजें हो गई। अब आओ फैमिली पे। फैमिली में एग्जाम्पल बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, बिल्ली मौसी बोलते रहते हैं सब, है ना। फिर हम बिल्ली को शेर की फैमिली से बड़ा कंपेयर करते हैं। शेर में तो तुम्हें पता ही है, हिंदी में शेर का मतलब है टाइगर भी उसी में आ जाता है, लायन भी उसी में आ जाता है, लेपर्ड भी उसमें आ जाता है। तो देखो लायन अपने आप में एक स्पीशीज है, लेपर्ड अपने आप में एक स्पीशीज है, देन टाइगर अपने आप में एक स्पीशीज है, और भाई कैट अपने आप में एक स्पीशीज है, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करते। बट तुम बिल्ली को देखो, छोटी बिल्ली को देखो, बिल्ली में तुम्हें बिल्ली की चाल शेरों जैसी दिखेगी। बिल्ली के बेसिक फीचर, कुछ फीचर तुम्हें मिलते हुए दिखेंगे इन सब से। तो हमने इन सब को उठा के रख दिया एक फैमिली में। सो दे ऑल ऑफ देम बिलोंग टू वन फैमिली। समझ आई बात? फैमिली में थोड़ा आप ऊपर पहुंच गए और फीचर थोड़े और कम मिलने लग जाएंगे, यानी कि रिजेम्बलेंस एक दूसरे से थोड़ी सी और कम हो जाएगी, बट बेसिक फीचर एक दूसरे से मिलेंगे। समझ गए फैमिली का मतलब? अब आओ थोड़ा और आगे। ऑर्डर आओ, ठीक है। ऑर्डर सुनना, एग्जाम्पल देखते जाना। बिल्ली, शेर, और शेर तो नहीं, टाइगर बोलूंगी मैं तो। टाइगर को अगर मैं बात करूं, खाना पीना इसका कैसा होता है? कार्निवोर होता है। लायन की अगर मैं बात करूं, खाना पीना कैसा होता है? ये भी कार्निवोरस होता है। देन अगर मैं लेपर्ड की बात करूं तो ये भी क्या होते हैं? कार्निवोरस। एज वेल एज कैट भी बेसिक। तो देखो हालांकि बिल्ली क्योंकि अपने साथ रहती है ना, तो इसलिए वो थोड़ा ओमनीवोर जैसी हो गई। रियलिटी में तुमको पता है बिल्ली भी शिकार ही करती है, छोटे चूहों का, बर्ड्स का शिकार करती है। तो नेचर वाइज तो कार्निवोर है। हमारे घर में रहते रहते दूध पीने लग गई, वरना जंगलों में कौन जा जाके उनको, वाइल्ड कैट्स बेसिकली हम इनको क्या बोलते हैं? वाइल्ड कैट्स बोलते हैं। और ये हमारी बेचारी घर में रह के दूध पीने लग गई, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कार्निवोर नहीं है, ये भी कार्निवोर, ठीक है। हालांकि हम इसे ओमनीवोर बोलने लग गए हैं। तो ये जो चारों हैं बेसिक खाने पीने के बेसिस पे इनको हमने क्या पर्टिकुलरली दे दिया? देखो यहाँ पे ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक। ओ एक मिनट, एक स्टेप मिस कर गई, एक स्टेप मिस हो गया, ठीक है। सही स्टेप चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक, ठीक है। तो हमने इन सबको उठा के किसमें डाल दिया? कार्निवोरा में। स्टेप बिल्कुल सही था। अब आगे देखो, तो मैंने अभी तक क्या क्या टर्म बता दिया, एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। एक हमने पढ़ा स्पीशीज, जो हम एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते जा रहे हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। जीनस
सिमिलैरिटी वाइज हमने एक बड़ा जीनस बना दिया। देन फैमिली थोड़ा और ऊपर पहुंच गया और थोड़े और फीचर कम मिल रहे हैं। देन ऑर्डर, ऑर्डर में थोड़ा हम और ऊपर पहुंच गए और पर्टिकुलरली फीचर थोड़े और कम रिजेंबल कर रहे हैं इन सब में, बस डिफरेंसेस के खाना पीना एक है। अब आओ आगे, अब हम आते हैं क्लास पे। क्लास में ध्यान से सुनना, ये सारे प्लस इधर डॉग वगैरह की फैमिली, डॉग की फैमिली में कौन कौन आ जाता है, डॉग आ गया, वुल्फ आ गई, फॉक्स आ गई, ये सब आ जाते हैं। फिर इधर आ जाओ तुम बियर वगैरह पे, बियर ये अपने भालू वालू है ना। फिर अपन आ जाते हैं अपन पे ह्यूमंस पे, इधर आ जाओ मंकीज पे, ये सब अलग अलग है। पर हम सब में एक फीचर कॉमन है, वो क्या है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेबी को बर्थ देते हैं, विविपैरस है। प्लस दूसरी चीज, इन सब के पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, तो इन सब को उठा के एक क्लास में डाल दिया जिसे हम बोल देते हैं मैमल्स। समझ आई बात तुमको? मैमल्स क्या है, क्लास है, और बेसिकली किस बेसिस पे हम सारे एक क्लास में, कि हम सारे ही विविपैरस है, सब बच्चों को बर्थ देंगे, एज वेल एज एवरीवन, ऑल ऑफ देम हैव मेमोरी ग्लैंड्स। फीमेल्स मेमोरी ग्लैंड फीचर है इनमें, ठीक है। आगे देखो, अब हम आते हैं फाइलम पे। फाइलम थोड़ा और अपर लेवल चला गया और इस लेवल तक आते आते सिमिलैरिटी और कम हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें पता है हम सब कॉर्डेट्स में आते हैं, कॉर्डेट्स में डिफरेंस आ गया। देखो कॉर्डेट्स में तुमको पता है, कॉर्डेट्स में तुमको पढ़ा चुकी हूँ लास्ट क्लास में, तुम्हें पता है इस लेवल पे आते आते मछलियाँ भी हमारे साथ हैं, एम्फीबियंस भी हमारे साथ हैं, रेप्टाइल्स भी हमारे साथ हैं, बर्ड्स भी अपने साथ हैं, और हम तो हैं ही हमारे साथ। तो हम इतना आगे आ चुके हैं। अब तुम सोचो, हम सब के अंदर तुम खुद को कंपेयर करो एक सांप से, ये रहा सांप और ये रहे तुम, कंपैरिजन डालो, कितने कम कंपैरिजन मिलेंगे तुमको, बहुत ही कम, बहुत ही कम। फिर आप खुद को कंपेयर करो एक मछली से, ये आप उधर की साइड आ गए, ये रही मछली, कंपेयर करो इस मछली से खुद को, और कम फीचर मिलेंगे। तो आप समझ रहे हो, फीचर जैसे जैसे आप स्पीशीज से ऊपर बढ़ते जा रहे हो, सिमिलैरिटी जो फीचर्स की है वो कम होती जा रही, और जब आप टॉप लेवल पर आ गए तो अपन आ जाते हैं किंगडम पे। बात समझ आए? तो अगर आप ह्यूमंस का देखना चाह रहे हो तो ये ह्यूमन का बता रहा है। ह्यूमन में बोल रहा है स्पीशीज का नाम है सेपियंस, जो कि हम हैं। फिर हमारा जीनस है होमो। होमो के अंदर किन किन को डाला है, बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिजम्स ऐसे ना सीधे इरेक्टेड खड़े होके चलने लग गए। और तुम्हें पता है हमने, हालांकि अपन एवोल्यूशन में ह्यूमंस का बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं है, बट हमारे साथ के भी ऐसे जब हमारे एवोल्यूशन हो रहा था तो कई हैं जो सीधे खड़े हो सकते हैं, ह्यूमंस के ही हमारे एंसेस्टर हैं, तो वो सारे होमो के अंदर आते हैं। नेक्स्ट और होमोनिड्स हमारी फैमिली है, होमोनिड्स हमारी फैमिली हो गई। एंड देन उसके बाद प्राइमेट्स हमारा ऑर्डर है, और इस प्राइमेट्स में हमारे सारे मंकी भाई लोग, चिंपैंजी, अपन, ओरंगुटान, अपन सब आते हैं एक प्राइमेट्स ऑर्डर में। और तुम्हें दिख रहा है चिंपैंजी और तुम्हें थोड़ी सिमिलैरिटी मिल जाएगी, हमारा तो एंसेस्टर तक सेम है, ठीक है। ओरंगुटान, अपन, सिमिलैरिटी मिल जाएगी तुमको, मंकी से भी कुछ तो सिमिलर मिलता है, तो हम सबको उठा के डाल देते हैं प्राइमेट्स में, ठीक है। आगे आओ, फिर हम क्लास में आते हैं मैमल्स। मैमल्स में जब हम आ रहे हैं तो हम डॉग से भी सिमिलैरिटी शेयर कर रहे हैं, कैट से, डॉग से, देन ये शेरों से, इन सब से हम ये सिमिलैरिटी शेयर कर रहे हैं कि फीमेल्स के पास मेमोरी ग्लैंड है एंड ऑल ऑफ देम गिव बर्थ टू बेबी। फिर हम आ जाओ कॉर्डेट्स पे, इन सब के साथ आ गए। एंड एनिमल तो तुमको पता है, ये हमारा किंगडम कौन सा है, एनिमल किंगडम। आई होप बेसिक डेफिनेशंस क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग देखो, नेक्स्ट थिंग, अब मुझे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, उन सबको धीरे 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 क्लब करना है। तो मैंने नहीं, मैं जो करे हुए हैं वो बता रही हूँ। देखो, शुरुआत हुई टू किंगडम से। शुरुआत किससे हुई, टू किंगडम क्लासिफिकेशन से। बेसिकली टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो बेसिस लिया गया वो ये लिया गया कि भाई देखो, सिंपल फंडा लिया गया, उस जमाने में नॉलेज कम थी, लोगों को ज़्यादा जीव जंतुओं के बारे में पता नहीं था। दूर से जो ऊपरी ऊपरी दिखते थे वो दिखते थे कि भाई एक जो है वो सीधा खड़ा रहता है और एक जो है वो थोड़ा चल फिर जाता है। तो लीनियस, पहले इंसान, ये रो लीनियस की फोटो देखो, ये है, ये लीनियस है। ये पहले बंदे थे जिनको लगा कि यार मैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो में क्लासिफाई कर सकता हूँ, ओवरऑल दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ। एक उन्होंने बना दिया किंगडम प्लांटे और एक उन्होंने बना दिया किंगडम एनिमेलिया। और क्या बेसिस रखा कि भाई जो सीधे खड़े रहते हैं, हिलते नहीं हैं, वो आ गए किंगडम प्लांटे में, और जो मूवमेंट दिखाते हैं, मस्त चलते वलते हैं, वो किस में आ गए, एनिमल्स में। कुछ और फीचर भी लिए थे उन्होंने, जैसे कि ये अपना खाना बनाते हैं, ये अपना खाना नहीं बनाते हैं, ऐसे कुछ फीचर्स उन्होंने बेसिस लिए, बिल्कुल बेसिक फीचर्स लिए।
फिर फर्दर उन्होंने प्लांट्स को भी आगे क्लासिफाई कर दिया, उन्होंने बोला प्लांट्स को हर्ब, श्रब एंड ट्रीज में डिवाइड कर देता हूँ, लो हो गया क्लासिफिकेशन, खत्म बात, ये लो कितनी सिंपल सी बात है। अब बाकी लोग बोले यार मतलब ठीक है, गुड दैट हमारे पास अभी नॉलेज इतनी कम है, बट ठीक है उस टाइम के लिए ठीक है। धीरे धीरे लोगों को नॉलेज बढ़नी शुरू हुई। तुम्हें पता है इसी टाइम पे सेल वगैरह की भी डिस्कवरी चल रही थी, इसी टाइम पे ये ड्यूरेशन है सारे, जब इसी ड्यूरेशन में हम काफ़ी कुछ जानने लगे थे, जेनेटिक लेवल पे भी हम जानने लगे थे, काफ़ी कुछ हम सेल से डिस्कवर करने लगे थे, काफ़ी उस टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी स्टडी स्टार्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप वगैरह डेवलप हो चुके थे, तो धीरे धीरे लोगों की नॉलेज बढ़ती जा रही थी। लोगों को पता चला कि यार करंट सिस्टम हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें सब ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, यानी कि करंटली जितने ऑर्गेनिज्म है, जितना लोगों को पता चला कि भाई बैक्टीरिया भी इसी में ही है, फंजाई भी इसमें ही है, सारे प्लांट्स भी इसी में ही है, और एनिमल्स तो हैं ही इसके अंदर। तो लोगों ने कहा यार ये क्या मतलब घटिया क्लासिफिकेशन है, तुमने प्लांट में और एनिमल में ही सब किसी को क्लासीफाई कर दिया, यानी कि तुम्हारे अकॉर्डिंग बैक्टीरिया भी प्लांट में आ रहा है, फंजाई भी प्लांट में आ रहा है। लोगों ने कहा क्या मजाक चल रहा है क्या यार, फंजाई तो हीटोट्रॉपिक है, एंड अगर तुम बात करो बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया एक अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा गड़बड़ मिली इस पूरे क्लासिफिकेशन में, तो ये रिजेक्ट हो गया, दिस वॉज रिजेक्टेड। तो ये आपका पहला टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है इन्होंने कुछ महान काम नहीं किया, इन्होंने बहुत महान काम किया, इन्होंने सोचा सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आया हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या था हमारा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन थोड़ा और ब्रॉडर एस्पेक्ट पे काम हुआ। क्या हुआ, तुमको पता है कि अर्नस्ट हैकेल, हालांकि जिसने अच्छे से पढ़ रखा होगा उसने सुना होगा अर्नस्ट हैकेल का नाम कई जगहों पर आएगा, ठीक है। सो ये है अर्नस्ट हैकेल, ही ई हैकेल लिख रही हूँ मैं। अर्नस्ट हैकेल ने बोला एक ही तो दिक्कत है ना, आपको प्लांट एनिमल तो ठीक लग रहा है ना, एक यही तो दिक्कत आ रही है कि बैक्टीरिया को कैसे प्लांट में डाला, फंजाई को कैसे प्लांट में डाला, बाकी सबको कैसे प्लांट में डाला, ऐसे ही तो दिक्कत आ रही है ना। कोई दिक्कत नहीं, मैं तीन किंगडम बना देता हूँ। तो इन्होंने तीन किंगडम बना दिए, एक बना दिया किंगडम प्लांटे, वही पुराना वाला, एक बना दिया किंगडम एनिमिलिया, यही वही पुराना वाला, और एक बना दिया किंगडम प्रोटिस्टा। तो इन्होंने जो थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस किया दैट वाज किंगडम प्रोटिस्टा। इन्होंने बोला जो कोई आपके अकॉर्डिंग एनिमल में नहीं आ पाता, जो कोई आपके अकॉर्डिंग प्लांट में नहीं आ पाता, उसको उठा के तुम डाल दो प्रोटिस्टा में। यानी कि एक तरीके से इसको इन्होंने डस्टबिन की तरह यूज कर लिया, जो इसमें ना आए, जो इसमें ना आए उसको उठा के इसमें डाल दो, सबको इसमें डाल दिया इन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसके अंदर किन किन को डाल दिया, इसी में ही बैक्टीरिया डाल दिए इन्होंने, इसी में ही फंजाई डाल दिए इन्होंने, मतलब बेसिकली सारे ऑर्गेनिज्म इसी के अंदर आ गए। ये तो मैंने सिर्फ दो एग्जाम्पल बताए। फिर दिक्कत आ गई यार, एक बात बताओ, सबसे बड़ी दिक्कत जो दिक्कत आ रही थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन में वो यही तो थी ना कि बैक्टीरिया भी एक साथ है और फंजाई भी एक साथ है, प्लांट भी एक साथ है, ठीक है। हालांकि इस चीज में ये दिक्कत थोड़ी ये कम हुई कि प्लांट से इन सब चीजों को हटा दिया, जो एनिमल में नहीं फिट हो रहे थे वो इसमें बैठा दिए। बट ये जो तुमने डस्टबिन बनाया, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है, इस डस्टबिन में आपने एक ही टाइम पे प्रोकैरियोट्स को भी साथ में रख दिया और यूकैरियोट्स को भी साथ में रख दिया, यूनिसेल्यूलर को भी साथ में रख दिया, तो मल्टीसेल्यूलर को भी साथ में रख दिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी कोई डिफरेंस नहीं है, ऑटोट्रोपिक को भी साथ रख दिया तो हीटोट्रोपिक को भी साथ रख दिया। तो लोगों ने कहा मज़ा नहीं आया, ये भी एक बकवास क्लासिफिकेशन है, हटाओ, कुछ नया लाओ, कुछ और मज़ेदार लाओ। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हो गया, फ्लॉप शो हो गया। चलो आओ फोर किंगडम पे आओ। फोर किंगडम में कोपलैंड ये समझ चुके थे कि लोगों की परेशानी क्या है। देखो इतने टाइम में एनालाइज करते करते समझ आ जाती है चीज़ें कि भाई दिक्कत क्या आ रही है लोगों को दिक्कत ये आ रही थी कि लोग चाहते हैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेपरेट हो जाए, ये चाहते थे लोग, ये चाह रहे थे कि थोड़ा सा ना यूनी मल्टी का भी सेपरेशन हो, लोगों का ये दिक्कत था। तो इन्होंने बोला एक ही तो दिक्कत आ रहा है ना, प्रोकैरियोट यूकैरियोट तुम्हारा मेन है ना, डोंट वरी, मैं एक चौथा किंगडम बना देता हूँ, जो बने हुए हैं वो तीन, वो तो रहने दो, एक और किंगडम डाल लो, दैट इज किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे स्ट्रिक्टली प्रोकैरियोट्स होंगे। उन्होंने बोला भाई तुम्हारी दिक्कत ये है ना, प्रोकैरियोट यूकैरियोट साथ नहीं रहने चाहिए, ठीक है, डोंट वरी, एक चौथा किंगडम बनेगा जिसको हम बोलेंगे किंगडम मोनेरा, और इसमें स्ट्रिक्टली 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 सिर्फ और सिर्फ वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। उनने बोला बस काम खत्म, इतनी सी दिक्कत थी तुम लोग को, क्या मतलब टाइम पास मचा रखा है, ये लो
कोपलैंड खुश कि आ गया मेरे नाम से 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। बट ये एक छोटी सी गलती कर गए, इन्होंने यूनिमल्टी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक इनको से सेपरेट कर दिया, बट एक चीज सेपरेट नहीं कर पाई है। बोलो वो क्या थी? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे एक गच्चा खा गए लोग। तो भैया बड़े सयाने हैं, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही थी ना, इनको तो मतलब और नया चाहिए था। तो लोगों ने कहा चल भग तू भी हटे यहाँ से। क्यों? क्योंकि तूने ऑटोट्रॉपिक एंड हीटोट्रॉपिक को प्रॉपर्ली नहीं जमाया। उनने बोला कैसे कैसे नहीं जमाया, जरा बताओ तो उन्होंने बोला आपके किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट्स के अंदर एक तो प्लांट्स आ रहे और एक फंजाई आ रहे। जरा ध्यान से देखो एक बार, प्लांट्स तो ऑटोट्रॉपिक है, फंजाई हीटोट्रॉपिक है, बस रिजेक्ट। चलो अब आया हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब रियलिटी बताओ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है सारे किंगडम में जो कमी आती जा रही है वो एक किंगडम फुलफिल करता जा रहा है, और लास्ट में आके जो सारा क्रेडिट है वो कौन लेके चले गए? आर.एच. विट्टेकर, जिन्होंने बेसिक एक बहुत छोटा सा बदलाव किया है, सिर्फ इतना सा। इन्होंने बोला यार लोग बहुत ही बेवकूफ़ हैं, एक ही तो किंगडम का दिक्कत आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बोला पहले के जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया वो तो चल रहे ना, चलने दो, मैं एक नया किंगडम डालूंगा, दैट इज किंगडम फंजाई। और इसमें एक दिक्कत आ रही थी ना लोगों को, बस यही कह रहे थे ना कि ऑटोट्रॉपिक और हीटोट्रॉपिक एक साथ डल गए, यानी कि भाई प्लांट्स तो ऑटोट्रॉपिक हैं और भाई फंजाई हीटोट्रॉपिक है। लोगों को यही तो दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं। सारे फंजाई को उठा के मैं डाल दूंगा किंगडम फंजाई में, बस बात खत्म। अब क्रेडिट मुझे दे दो सारा। और आज तक आप इन्हें ही क्रेडिट देते आ रहे हो। आप हमेशा पढ़ते हो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आप हमेशा कहते हो कि भाई आर.एच. विट्टेकर बहुत महान आदमी है जिन्होंने 5 किंगडम बनाए। हालांकि महान है नो डाउट, बट इन सब के आप स्पेशली अगर मैं बात करूं यहाँ से जिन्होंने सोचा, इन सब के एफर्ट्स को भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने भी सोचा है। और आर.एच. विट्टेकर ने फाइनली इन सोची सोचाई बातों को, सारे जितने भी गलतियां हो जाती है ना, उन सबको ठीक करके तुमको एक प्रॉपर वे ऑफ प्रेजेंटेशन में एक किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। मतलब मेरे को ऐसा फील आता है ये क्लास में एकदम वो लाइन से खड़े हुए बच्चे नहीं होते, एक ने टेस्ट कॉपी दी जिसकी गलतियां पकड़ी गई, टीचर ने गलती बताई, दूसरे ने फटाफट ठीक कर ली, फिर तीसरे को पता चला अरे यार इसने भी गलती की थी, उसने भी ठीक कर दिया। फाइनली आते आते देखो जो लास्ट में सबसे पूछ पाछ के सब करेक्शन करके जाता है उसको फुल नंबर मिल गए। और आप किसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं? आर.एच. विट्टेकर की। क्लियर है? आर.एच. विट्टेकर ने कितने में क्लासिफाई किया सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को? 5 किंगडम में। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब आओ इनके बारे में। हालांकि हमने इनके बारे में काफ़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन नहीं दी, बट फिर भी चलो किया तो इन्होंने भी काम। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे दिया? इनने बोला भाई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। एक दिक्कत तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल है कि सेल प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल है, पहला चीज। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में इन्होंने बोला ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है कि मल्टीसेल्यूलर, ये इन्होंने दूसरी बात बोली। और तीसरा बोला मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इन्होंने बोला कि भाई जो खाना पीना है, जो ऑर्गेनिजम्स का खाना पीना है, वो ऑटोट्रॉपिक है कि हीटेरोट्रॉपिक। बस ये बेसिक फीचर थे। और तुम समझ रहे हो ये सारे वही फीचर हैं जो लोगों की चुगलियों से निकल के आए और इन्होंने इन्हीं को अपना बेसिस बना के अपनी पढ़ाई बना दी, मतलब अपने नाम से क्लासिफिकेशन बना लिया। ठीक है, तो ये 3 बेसिस तुम्हें याद रखने किस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया। आगे आओ। नाउ सी, ये वाली टेबल आप लोगों को बुक्स में आपने पढ़ रखी होगी। ठीक है, टेबल तो मैं नहीं समझा रही क्योंकि मैं आगे समझाऊंगी। टेबल एज इट इज आपको समझ आ जाएगी। देखो पहले देखो, किंगडम ये रहे। पहला किंगडम आपका ये रहा, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटे और पांचवा एनिमेलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफाई हो गए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आगे। इन पांचों किंगडम में जो भी डिफरेंस था वो मैं तुम्हें समझाते जाती हूँ। हालांकि ये पांचों डिफरेंस अपने जब सेल चैप्टर पढ़ा था तब मैंने कुछ बेसिक डिफरेंस वहां पे भी बताए थे, बस उन्हें क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। सेल टाइप, सेल प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, पहला तुम्हें पता है। देखो ये बात याद रख लो, एक्चुअली में ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, पहले इससे प्रीवियसली एक क्वेश्चन आ चुका है, तो तुम्हें फीचर पता होने चाहिए सबके। ठीक है, ध्यान से सुनो। मोनेरा जो है, मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की जब तुम बात करोगे तो बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म है जो कि एवोल्यूशन की शुरुआत में आए थे। शुरुआत वाली चीज हमेशा सिंपल होती है, तुम लोग को याद रखनी है। तो हमेशा शुरुआती चीज कौन सी होगी? प्रोकैरियोटिक, यानी कि एक ऐसा घर जिसमें कोई कमरे नहीं है।
ये इसका घर है और इसमें कोई कमरे नहीं होते, बस यही घर हो जाता है इसका। ऐसा सा तो ऑर्गेनिज्म में सब पड़ा हुआ है, बिखरा सा पड़ा हुआ है, ठीक है। सो मोनेरा हमेशा प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक्सेप्ट मोनेरा, बाकी सब यूकैरियोटिक होते हैं। ये देख लो, ध्यान से लिखा हुआ है, एक्सेप्ट मोनेरा, बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। अब तुम चाहे अमीबा लगा लो, देखो जब भी तुम अमीबा का डायग्राम बनाते हो, तुम लोग याद करो, अमीबा का डायग्राम बनाने वाले लोग उसको हमेशा ऐसे बना के बीच में गोला जरूर बनाते हैं। गोला बनाने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस बना रहे हो। सो प्रोटिस्टा से लेकर राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटिस्टा टिल एनिमल्स, आप सबको किस में डालोगे, यूकैरियोट्स। अब याद कैसे रखना है, देखो याद रखने का सिंपल टेक्निक है। सबसे पहले भगवान ने बैक्टीरियाओं को बनाया, हालांकि तुमको पता है कैसे बनाया है, वो मैं बता चुकी हूँ। बैक्टीरिया को बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म बनाया, एकदम ही सिंपल। तो एक तो यूनिसेलुलर होगा एंड प्रोकैरियोटिक होगा, ये लो दो बातें समझ आ गई। अब ऑप्शन दिया कि आगे वाले जीव जंतुओं, तुम्हें मैं दो ऑप्शन देता हूँ, तुम न्यूक्लियस बनाना चाहोगे कि सेल डिवाइड करना चाहोगे, दो ऑप्शन मिले थे उनको, ठीक है। डेफिनेटली तुमको पता है कि अगर बिना न्यूक्लियस के उसने दो सेल बना ली होती तो वो दोनों सेल संभालता कौन, तो फिर सेल बोली कि मैं तो पहले न्यूक्लियस लूंगी। तो देखो यहाँ से यूकैरियोटिक है बट सेल यूं नहीं रह गए, क्योंकि भगवान ने तो दो ही ऑप्शन दिए थे ना। वो तुमने बचपन में कहानी सुनी होगी कि ये वो एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी गिर जाती है पानी के अंदर, फिर वो उठा के पूछती है ना परी की, ये तुम्हारी वो है एक्स की, ये है तुम्हारी। सिमिलरली उन्होंने ये पूछा था कि तुम्हें न्यूक्लियस चाहिए या सेल डिवीजन चाहिए, तो उन्होंने न्यूक्लियस मांगा, तो उनको यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर बना दिया। अब एक बार न्यूक्लियस तो बन ही चुका है, नाउ इट इज वेरी इजी कि अब जो आगे आने वाले ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो अपना सेल का नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो ये है यूकैरियोटिक और इन्होंने सेल का नंबर डिवाइड करके मल्टी सेलुलर बना लिया खुद को। बट तुम्हें पता है यीस्ट जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने बोला यार हमारा काम तो एक सेल के साथ ही हो रहा है, हम क्यों जबरदस्ती सेल डिवाइड करेंगे, हमें नहीं करनी जाके सेल डिवाइड, ठीक है। तो ये बच गए यूनिसेलुलर, जिनमें एग्जाम्पल है यीस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, प्लांट्स के अंदर आते आते तक हम काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर आ चुके थे। तो प्लांट्स जो हैं वो सारे कौन सी कैटेगरी में आ गए, मल्टी की कैटेगरी में। तो ये रहे सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और एनिमल तो अपन मान के चलते हैं कि भाई ये तो महा ही कॉम्प्लेक्स है और महा ही समझ लो तुम तो धरती की बेहतरीन पेशकश है। तो ये तो मल्टी सेलुलर ही होंगे, ठीक है, समझ आ गया। यूनी एंड मल्टी का कॉम्बिनेशन विद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आओ नेक्स्ट पे, सेल वॉल। सेल वॉल जब हमने सेल पढ़ी थी तभी हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था सेल वॉल के बारे में कि अगर मोनेरा है तो सेल वॉल प्रेजेंट, और किसकी प्रेजेंट है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है सेल वॉल, ठीक है। इधर आओ, प्रोटिस्टा है तो कुछ में तो होगी कुछ में नहीं होंगी। जितने भी प्रोटिस्टा प्लांट के जैसे फीचर दिखा रहे हैं उनमें सेल वॉल होगी, जितने भी प्रोटिस्टा प्लांट जैसे नहीं एनिमल जैसे फीचर दिखा रहे हैं उनमें सेल वॉल नहीं होगी। तो ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। फिर फंजाई में क्या होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली इनमें होगी, और वो किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की, काइटिन की सेल वॉल बनी होती है। आगे आओ प्लांट्स में सेल वॉल होती है और किसकी बनी हुई होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। और आखिरी में एनिमल में सेल वॉल होती नहीं है, क्योंकि भाई एनिमल तो मन चले हैं, उनको चलना है, उनको फिरना है, उनको घूमना है, उनको मतलब उड़ना है। तो भाई इसमें अगर रिजिडिटी आ गई तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ना चल पाएंगे, ना उड़ पाएंगे, ना रेंग पाएंगे। इसलिए एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। आगे आओ, खाना पीना, आखिरी पॉइंट खाना पीना जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो खाना पीना पहले तुम थोड़ा समझ लो, खाने पीने को मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। अपन ने जब न्यूट्रिशन पढ़ा था तो हमने खाने पीने को पढ़ा था कि देयर आर थ्री टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टू टाइप्स। वन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पहला हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है, और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक होता है, दूसरा हमने ये पढ़ा था, ठीक है। फिर अपन तो याद करो, मैंने तो हेटेरोट्रॉपिक को डिवाइड करवाया था, पैरासाइट्स होते हैं कुछ क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले होते हैं, कुछ क्या होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले। अपन ये चीजें पढ़ चुके हैं तो अपन को पता है ब्रॉडली दो न्यूट्रिशन है। अब देखो इनके अंदर तुम्हें पता है बैक्टीरिया शुरुआती ऑर्गेनिज्म थे, तो मेजॉरिटी तो हीटोट्रॉपिक है, मेजॉरिटी यार हीटोट्रॉपिक, मेजरली हीटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, बट कुछ इसके अंदर से ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, और उनमें से कुछ फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और कुछ कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो बैक्टीरिया तो भाई बहुत डाइवर्स खाना पीना लेके चल रहा है। देखो
बैक्टीरिया शुरुआती थे ना, तो उनके पास मतलब अखंड टाइम था, बहुत टाइम पास किया है इन्होंने, बहुत टाइम तक धरती पे अकेले यही रहे, तो इन्होंने खूब सारी चीज़ें एक्सप्लोर की अकेले अकेले। ऑटोट्रॉपिक भी बने, हीटोट्रॉपिक भी बने, ऑटोट्रॉपिक में फोटो ऑटोट्रॉप से बन गए, कुछ कीमो ऑटोट्रॉप से बन गए। सो दे गॉट अ लॉट ऑफ टाइम और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर लिया, तो इनका सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, प्रोटिस्टा जो होते हैं, जो प्लांट जैसे फीचर दिखा रहे हैं वो फोटोट्रॉपिक होते हैं, जो एनिमल जैसे फीचर दिखा रहे हैं वो हीटोट्रॉपिक होते हैं। तुम में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि प्लांट एनिमल जैसे फीचर दिखाने का क्या मतलब है। देखो, प्रोटिस्टा में आज भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कुछ फीचर तो प्लांट जैसे सिमिलर दिखाते हैं, बट प्लांट जैसे नहीं है पूरे के पूरे। अगर पूरे प्लांट होते तो प्लांट में डाल देते अपन उन्हें, और पूरे एनिमल होते तो एनिमल में डाल देते, नहीं, बट ये आधे आधे, मतलब तुम समझ रहे हो, एक तरीके से तुम मान सकते हो प्लांट का प्रिमिटिव वर्जन और एनिमल का प्रिमिटिव वर्जन उठा के हमने प्रोटिस्टा में डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ फंजाई तो प्रॉपर हीटोट्रॉपिक होते हैं, इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है अपना खाना बनाने में, सो दे आर प्योरली हीटरोट्रॉपिक। एक इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है, जो फंजाई हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, जिसमें से एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है लाइकेन, और लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। हम पहले ही एक बार इसके बारे में भी बात कर चुके हैं कि एल्गी खाना बनाता है, फंजाई इसको पानी एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है। सिमिलरली एक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है माइकोराइजा। ठीक है, इसमें भी वही होता है, प्लांट्स की रूट होती है और फंजाई होता है, वही सेम खाना पीना, खाना ये देता है और पानी न्यूट्रिशन ये देता है, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट आओ, अब प्लांट पे आ जाओ। प्लांट तो प्योरली फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कीमो कोई भी प्लांट नहीं होता, सारे फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एंड एनिमल्स सारे हीटोट्रॉप्स होते हैं। समझ गए तुम, 5 किंगडम में जो बेसिक फीचर थे क्लासिफिकेशन के वो हमने पढ़ लिए। अब आओ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पे, जो लेटेस्ट है और जो फाइनली इसको और ब्रॉडर वे में डिस्क्राइब करता है, वो है हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेसिकली सारे किंगडम वही है, बस मोनेरा को उन्होंने डिवाइड कर दिया। उन्होंने मोनेरा को 2 फर्दर नाम देकर डिवाइड किया। एक को बोला कि भाई आर्के बैक्टीरिया है और एक है हमारे यू बैक्टीरिया। उन्होंने बोला कि भाई बैक्टीरिया में भी तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जब अपन कह रहे हैं कि बैक्टीरिया ने बहुत सारा टाइम लिया है तो बैक्टीरिया में तो और डाइवर्सिफिकेशन है। सो जो बहुत ज़्यादा अलग प्रिमिटिव फीचर और मस्त फीचर दिखाते हैं ना, प्रिमिटिव के साथ साथ मस्त फीचर दिखाते हैं, वो आर्की बैक्टीरिया में आ गए, और यू बैक्टीरिया में अपने वो नॉर्मल बैक्टीरिया आ गए। अच्छा, आर्की बैक्टीरिया पे एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियसली कि इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। इनका सेल वॉल जो है वो ब्रांच्ड होता है, जिसके कारण इनको काफ़ी ज़्यादा एक अलग सी ही जादुई मजबूती मिलती है, जिसके कारण ये डाइवर्स घटिया हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं। तुम्हें पता है ना, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी पाए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा मार्शी एरिया में भी पाए जाते हैं, कुछ तो वॉल्केनिक इरप्शंस जैसी जगहों पे मिलते हैं। सो ऐसा जो डाइवर्स हैबिटेट है, जो बहुत ही हार्श हैबिटेट, हार्श कंडीशंस है, वहाँ पे ये क्यों मिल पाते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल ने इनको ऐसी मजबूती प्रोवाइड की है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, बाकी सारे सब कुछ सेम रखना है। अब बस फाइनली एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, उन्होंने फाइनली जितने भी 6 किंगडम है उनको 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया। देयर आर 3 डोमेन्स। 3 डोमेन्स में से पहला डोमेन जो है वो है आर्की डोमेन, जिसके अंदर कौन आते हैं, हमारे आर्की बैक्टीरिया, सारे आर्की बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, जितने भी नॉर्मल यू बैक्टीरिया जिन्हें बोल रहे हैं अपन, वो इस वाले में डाल दिया बैक्टीरिया, या तुम कह सकते हो यू बैक्टीरिया। ठीक है, और तीसरा डोमेन उन्होंने बनाया यूकैरिया, जिसके अंदर उन्होंने प्रोटिस्टा को भी डाला, फंजाई को भी डाला, प्लांट को भी डाला, एनिमल को भी डाला। समझ आ गया, ये इनका बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था। समझ आया, ये हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था। हालांकि हम अभी भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ते हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत हायर लेवल पे पढ़ा जाता है, मतलब इनफैक्ट तुम्हें 11th 12th एज वेल एज कॉलेज लेवल पे भी हम RH विक्टेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, बहुत डाइवर्स रिसर्च लेवल पे जाके हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, विद दिस हमारा बेसिक 5 टू नॉट ओनली 5 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक हमने पढ़ लिया। अब हमको एक एक किंगडम को डीपली देखना है, जिसमें से पहला किंगडम, अच्छा ये देख लो, ये वही सेम है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आओ,
पहला किंगडम आता है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बारे में अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि सेल के अंदर मैंने तुमको बेसिकली बैक्टीरिया के बारे में भी बता दिया था सेल चैप्टर के अंदर, एज वेल एज स्टेनिंग के बारे में, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग के बारे में वही बता दिया था। सो नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट, हम डायरेक्टली आ जाते हैं नेक्स्ट किंगडम पे, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। यहाँ से देखते हैं अपन। ओके, किंगडम प्रोटिस्टा को जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे तुम लोगों ने पढ़ रखा है एनिमल किंगडम को हम डिवाइड करते हैं, प्लांट किंगडम को हम डिवाइड करते हैं, तो किंगडम प्रोटिस्टा को भी फर्दर डिवाइड किया, तो इसको फर्दर 5 में डिवाइड किया। देखो, पहला है हमारा क्राइजोफाइट्स, सेकेंड है हमारा डाइनोफ्लैजिलेट, नेक्स्ट है यूग्लिनॉइड्स, नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड्स एंड लास्ट है प्रोटोजोअन्स। 5 में डिवाइड किया, जिसको मैं ऐसे याद करती हूँ, मतलब मुझे ऐसे याद रहता है, दिल से सूरत प्यारी, ठीक है, ऐसे याद रख रखा है मैंने। डी से डाइनोफ्लैजिलेट, देन एस से अपना स्लाइम मोल्ड्स, फिर ई से अपना यूग्लिनॉइड्स, फिर ये सूरत में जो है सी को मैं ऐसे कर देती हूँ सूरत, और ये क्राइजोफाइट्स, और प्यारी से मेरा प्रोटोजोआ बन जाता है, मुझे ऐसे याद रहता है। इनफैक्ट अगर अपन बात करें तो अपन काम करते करते तो अपन को याद भी हो जाते हैं, ठीक है। आगे आओ, क्राइजोफाइट्स से शुरू करते हैं। पहले देखो, क्राइजोफाइट्स में 2 ऑर्गेनिजम्स की मेनली बात की जाती है, एक हम बेसिकली इसके अंदर डायटम्स की बात करते हैं, और एक हम बात करते हैं गोल्डन एल्गी की। फीचर थोड़े एल्गी जैसे दिखाते हैं ये, ठीक है। डायटम्स जो हैं बेसिकली इनको हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि ये भी धमाधम फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनसे खूब फोटोसिंथेसिस करवाया जाता है। सो ये और ये खूब सारा फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात तुम्हें जो इनके बारे में याद रखनी है वो ये है कि इनका जो शेप है वो बड़ा मज़ेदार होता है। देखो, ये अलग अलग टाइप की ना सुंदर सुंदर ज्वेलरी जैसे शेप में मिलते हैं, मतलब इनका तो कोई सुंदर सा नेकलेस बन जाए, इतनी प्यारे प्यारे शेप में मिलते हैं। ये सारे जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये डाई एटम्स हैं, ठीक है। तो ये हम किसके बारे में बना रहे हैं, डाई एटम्स, ठीक है। एक और बात याद रखेंगे, डाई एटम्स जो हैं इनके पास घूमने फिरने के लिए कोई फ्लैजेला सीलिया नहीं है, तो ये पानी के मूवमेंट के साथ ये मूव करते रहते हैं, इसलिए हम इन्हें प्लैंक्टन्स बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्लैंक्टन्स। They are also called as planktons. इतनी बात याद रहेगी। पहला मैंने क्या बोला, क्राइजोफाइट्स में डायटम गोल्डन एल्गी की बात की जाती है। ये रहे डायटम अलग अलग शेप में मिलते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, यानी कि ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट बात, इन्हीं को ही हम प्लैंक्टन्स बोलते हैं। आगे आओ, नेक्स्ट अपन आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स पे। डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही बता रही हूँ। देखो, डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर पहली बात, ये भी अपना खाना खुद ही बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक ही है, ये भी ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट बात इनके लिए बात याद रखेंगे, डाइनो में डाई वर्ड का मतलब होता है 2, तो जिनके पास 2 फ्लैजिला हैं वो डाइनोफ्लैजिलेट है। तुम्हें याद रखना है कि इनके पास कितने फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप याद रखोगे, ये ना बहुत ज़्यादा है ना, मतलब पानी दूषित करते रहते हैं, रेड टाइड्स क्रिएट करते हैं। इनके कारण अगर इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाए तो पानी भर भर के लाल दिखता है, तो इनके कारण क्या क्रिएट होती है, रेड टाइड्स, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट पे आते हैं। तीसरे आते हैं हमारे यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स बड़े मज़ेदार हैं, इन्हीं के एक एग्जाम्पल को तुम पढ़ते हो, ये बन रहा यूग्लिना। और यूग्लिना तुम याद करो, मैंने बताया था कुछ जगहों पे इसको एज एन कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है प्लांट एंड एनिमल के बीच में। सो प्लांट एंड एनिमल के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है उसे हम क्या बोलते हैं, यूग्लिना बोलते हैं। यूग्लिना बड़े मज़ेदार हैं। देखो, जब तक इनको धूप मिलती रहती है ना, बड़े मतलब फ़नी है, फ़नी तो नहीं, मतलब जीना जानते हैं ये हर परिस्थिति में। जब तक इनके ऊपर धूप आती रहेगी, जब तक इन पे धूप मंडराती रहेगी, ये आराम से अपना खाना बनाते रहते हैं, खाना बना बना के मस्त रहते हैं। तो ये प्लांट जैसा फीचर है, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। दूसरी तरफ जब इन पे से धूप चली जाती है, जैसे ही धूप खत्म, ये जादू जैसे धूप आती है तो इनके पास जादू बन जाता है, ये खाना बनाने लग जाते हैं। जैसे धूप चल जाती है सडनली इनका एक अलग ही मस्त रूप निकल के आता है और ये खाना शुरू कर देते हैं अपने आसपास के लोगों को तो नहीं, अपने आसपास के छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स को। तो ये एकदम से धूप के जाते ही हीटोट्रॉपिक बन जाते हैं, यानी कि ये तो जादू ही हो गया ना, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इनका। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इनका न्यूट्रिशन क्या होता है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, याद रहेगा ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एक और चीज़ इसके लिए याद रखना, इनके पास भी एक्चुअली में 2 फ्लैजिला होते हैं, एक बड़ा फ्लैजिला,
एक छोटा फ्लैजिला, सो दे आर ऑल्सो बाइफ्लैजिलेटेड, बाइफ्लैजिलेटेड। चलो आओ नेक्स्ट, और कुछ बताना है कि इसमें, हाँ एक और चीज़ बतानी है, इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, और मैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम तुम सबको पहले ही बता चुकी हूँ, याद करो शुरुआत में ही हमने पढ़ लिया था। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, बाहर एक्स्ट्रा पानी जितना भी अंदर आता है उन्हें पकड़ पकड़ के बाहर फेंकता रहता है। इन शॉर्ट ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है। क्या करता है, कहाँ मार्क, हाँ ये रहा, ये क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट ये रे, ये अजीब से दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स, इन्हें हम बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। ये बेसिकली हमें थोड़ा थोड़ा ना फंजाई जैसा फीचर दिखाते हैं, तो याद रखना है कि ये हमें फंजाई जैसा फीचर दिखाते हैं। बाकी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस याद रखो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, दे शो फीचर्स लाइक फंजाई। नेक्स्ट आओ। अच्छा, ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ये भी याद रख लो, दे शो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट आते हैं हमारे कौन, फाइनल हमारे प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स को हम मान के चलते हैं कि ये एकदम हमारे ना ऑर्गेनिजम्स, एनिमल जैसे फीचर दिखाते हैं ये ऑर्गेनिज्म, तो एक तरीके से तुम मान के चलो इन्हें हम प्रिमिटिव एनिमल्स भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बेसिक एनिमल वाले फीचर दिखाते हैं। जिसमें से पहला फोटो तुम देख रहे हो अमीबा का, ये रहे हमारे प्यारे अमीबा। अमीबा की राम कथा तो तुमको पता ही है, बेसिकली अमीबा के बारे में आपको याद रखना है, होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है, पानी में रहता है, अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाता है, स्यूडोपोडिया बनाता है, ये तुमको याद है। चलो और नेक्स्ट पर, नेक्स्ट है एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, इसके बारे में भी तुमको याद रखना है। ये बेसिकली बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनिज्म है, और ये बेसिकली काफ़ी डिजीज कॉज करता है, तो इट इज़ अ पैथोजन, सो इट कॉजेज एमीबाइसिस, ये बात याद रखनी है। बेसिकली फीकल मैटर से अपनी सिस्ट पास ऑन करता रहता है। नेक्स्ट आ जाओ इस पे, लेशमानिया दोनोवानी, इसका नाम याद रखना है। ये क्या कॉज करता है, काला अजर कॉज करता है, ये भी एक बीमारी है गंदी वाली। और आ जाओ ये महाराज हैं बेसिकली ट्राइपेनसोमा, दिस इज ट्राइपेनसोमा, और ये बेसिकली कॉज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस, दे कॉज स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, और आखिरी में आता है प्लाज्मोडियम, जो कि क्या कॉज करता है, मलेरिया। ठीक है, और इसका एक जो वेक्टर जिसे पहुंचाता है इधर उधर, वो है हमारा मच्छर। ठीक है, क्लियर है। सो प्रोटिस्टा के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है बेसिकली, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल तो आनी, वैसे अपना जो बात करें प्रोटिस्टा से रिलेटेड अपने एज इतने ज़्यादा अभी तक क्वेश्चन बनते भी नहीं है, एंड प्रोटिस्टा में जितना इंपॉर्टेंट डेटा रिक्वायर्ड था मैंने बता दिया। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उनका डेटा मैंने यहाँ पे कवर किया, एज वेल एज जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। सो टिल प्रोटिस्टा किंगडम हमने पढ़ लिया। अब हमें नेक्स्ट क्लास से थोड़ा फंजाई के बारे में देखना है, हालांकि फंजाई के बारे में हम डिटेल में नहीं देखेंगे, फिर हम प्लांट्स के बारे में देखेंगे एंड एनिमल के बारे में देखेंगे। तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया, काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में, एज वेल एज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने कवर करने की कोशिश की है इस शॉर्ट ड्यूरेशन में, एंड होपफुली आपको ये समझ भी आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक इट, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को हिट भी करें फॉर फर्दर notifications, and thank you for watching this video.